हेलो। तो कैसे हैं आप सब लोग? आप सभी को पहले गुड इवनिंग। तो आइए आज हम जीके के एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे या फिर आपको बताएंगे। पहले तो आप सभी लोगों को बकरीद और ईद उल अजहा की मुबारकबाद। हर भारतीय को, हर इंडियन को मुबारकबाद है। जो मुसलमान है वो भी, जो नहीं है वो भी। मुसलमानों को तो इस बात की मुबारकबाद है कि उन्हीं का त्योहार है, और जो नहीं है उनको इस बात की मुबारकबाद कि भाई चलिए, अब आप अपने दोस्त के यहाँ बिना किसी बहाने से जा सकते हैं। जाइए, उनसे मिलिए, उनसे मुलाकात करिए, मतलब हंसी हंसी मजाक करिए, खूब घुलिए मिलिए, सेवई खाइए, और जो है कि चाय पीजिए, नाश्ता करिए। मतलब कहने का मतलब मिलजुल के रखिए। दोस्ती धर्म नहीं देखती है भाई लोग। अगर ये धर्म देखती तो हमारी सीमा हैदर पाकिस्तान छोड़ के हिंदुस्तान नहीं आती। और भी कई सारे मुद्दे हैं। अगर ये धर्म देखती तो फिर प्यार अगर धर्म देखता, या दोस्ती अगर धर्म देखती, सानिया मिर्जा आज पाकिस्तान नहीं जाती। तो कई सारी बातें हैं, दोस्ती को धर्म से अलग रखना चाहिए। देखिए, आज का हमारा टॉपिक है भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत, जो कि अगर हम कन्वर्ट करने जाएं, इंग्लिश में ट्रांसलेट करने जाएं, तो हो जाएगा कि सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच आर कम्स फ्रॉम फॉरेन। एग्जैक्ट मैं नहीं जानता इसका। देखिए, इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन आपका बनता है, सीधे सीधे अगर छोटे शब्दों में बताऊं तो, सरल शब्दों में एक डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा कि मौलिक अधिकार किस देश से इंडिया ने लिया है। भारत के संविधान में मौलिक अधिकार किस देश से लिया गया है, या फिर किस देश से कॉपी किया गया है। ऐसा इस तरह क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। एक ऑप्शन आपको मिल जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए, जो कि आपको 1 नंबर, 2 नंबर, या फिर आपको 3 नंबर एग्जाम में दिला सकता है। फिर चाहे वो आपका एंट्रेंस एग्जाम हो, टीचिंग एग्जाम हो, डिफेंस एग्जाम हो, एसएससी का एग्जाम हो, बैंकिंग एग्जाम हो, सिविल एग्जाम हो, क्लर्क का एग्जाम हो, या फिर टेक्निकल एग्जाम हो। टेक्निकल एग्जामों में तो बहुत नहीं पूछेगा, लेकिन हाँ, असिस्टेंट एग्जाम्स में आपको पूछ सकता है। ठीक है, रेलवे के एग्जाम्स में, एनटीपीसी में, सीजीएल में, हर एग्जाम में आपको एक क्वेश्चन यहाँ से मिलेगा ही मिलेगा। मतलब अगर एक एग्जाम हो रहा है तो किसी ना किसी शिफ्ट में आपको एक क्वेश्चन जरूर दिखेगा। पूछ लेगा कि निर्वाचित राष्ट्रपति एवं उस पर महाभियोग किस की प्रक्रिया किस देश से ली गई है। अगेन उसमें एक ऑप्शन रहेगा संयुक्त राज्य अमेरिका, जो कि आपका सही जवाब होगा। चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं हम बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट किए। मैं 2 मिनट 1 मिनट तो बताने में ही ले लेता हूँ। देखिए, यूएसए से क्या क्या लिया गया। मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकारों का मतलब, मौलिक अधिकार हमारे कई हैं, जैसे कि स्वतंत्रता का अधिकार, धर्म चुनने का अधिकार, बोलने का अधिकार, समानता का अधिकार, नौकरी के अवसर का अधिकार। ठीक है, यानी कि हम पूरी तरह स्वतंत्र हैं। हम जो चाहे बोल सकते हैं, हम जो चाहे धर्म अपना सकते हैं, हम जो चाहे नौकरी कर सकते हैं, हम जो चाहे समानता का अधिकार ले सकते हैं। ठीक है, हमें कोई इंसल्ट नहीं कर सकता हमारी कि तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, तुम छोटी कास्ट से हो, तुम बड़ी कास्ट से हो। लेकिन हाँ, हम जो मर्जी आए वो कर नहीं सकते। ऐसा कि जो मर्जी आए किसी को भी परेशान कर दिया तब तो आपको जेल हो जाएगी। जो मर्जी आए आप बोल सकते हैं, ये कर सकते हैं। ठीक है। न्यायिक पुनरावलोकन क्या होता है? न्यायिक पुनरावलोकन का सीधे शब्दों में अर्थ ये होता है कि न्यायपालिका कार्यपालिका की हर कानून, हर विधि की पहले जांच करेगा। अगर वो उसको अप्रूवल देता है तभी वो कानून बना सकता है। अब यहाँ पे दो वर्ड आते हैं, एक कार्यपालिका, एक न्यायपालिका। कार्यपालिका से सीधा मतलब हमारा सरकार का हो गया, न्यायपालिका से हमारा सीधा मतलब कोर्ट हो गया। मतलब कोर्ट सरकार के बंधनों से आज़ाद है, इतना आप समझ लीजिए। कोर्ट, अगर हर कानून को पहले कोर्ट में पेश किया जाता है, कोर्ट उस पर पूरे विचार करती है। उनकी जो जजेस, न्यायाधीशों की कमेटी बैठती है, उस पर विचार होता है कि इसमें क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है। गलत वाली चीज़ों को वो रोक देते हैं, सही वाली चीज़ों को वो अप्रूव कर देते हैं। जस्ट एज लाइक मुहर टाइप का। ठीक है, तो वो कानून फिर जनता के बीच में लाया जाता है। यानी कि बिना न्यायपालिका के कार्यपालिका कोई भी कानून नहीं बना सकती। ये इसका मतलब यही है। संविधान की सर्वोच्चता, मतलब हमारे हमारे लिए सबसे ऊपर संविधान आता है। धर्म से पहले हमारा संविधान आता है, कि हम संविधान के मुताबिक चलेंगे, धर्म के मुताबिक नहीं। क्योंकि धर्म की कई सारी विवादित बातों को संविधान मान्यता नहीं देता है। तो पहले हमारे लिए संविधान आता है, ना कि धर्म। न्यायपालिका की स्वतंत्रता, अगेन वही चीज है कि न्यायपालिका, कोर्ट्स जो हमारे इंडिया के हैं, वो हर तरह से स्वतंत्र हैं, वो किसी के बाध्य नहीं है।
उनको किसी को जवाब नहीं देना पड़ेगा कि हमने ये कानून इसलिए निरस्त किया है, इसमें ये गलती थी तो हमने निरस्त कर दिया, तुम ज़्यादा बात हमसे नहीं कर सकते, इसका ये मतलब है। निर्वाचित राष्ट्रपति एवं उस पर महाभियोग, राष्ट्रपति को निर्वाचित करने की प्रक्रिया और महाभियोग मतलब उसको हटाने की प्रक्रिया दोनों ही यूएसए से ली गई हैं। उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की विधि एवं वित्तीय आपात, देखिए इसमें दो वर्ड आ जाता है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजों को अपॉइंट करना और हटाना मतलब कि बर्खास्त करना, दोनों ही विधि यूएसए से ली गई है। और वित्तीय आपातकाल, अब देखिए यहाँ पे एक नया वर्ड है वित्तीय आपातकाल, ये क्या होता है, जब कोई भी सरकार वित्तीय ऐसा कुछ मतलब कोई ऐसा प्लान ला दे या कोई ऐसा कानून ला दे जिससे कि उसको वित्तीय संकट हो जाए, मतलब गरीबी की ओर बढ़ने लगे, उससे उसका मतलब दिवाला निकल जाए सरकार का, एक जैसे कह सकते हैं मार्केट पूरा ठप हो जाए, पैसा उसमें रहे ही ना, उसको कहते हैं वित्तीय आपातकाल। तो ऐसे में राष्ट्रपति उसका प्रमुख हो जाता है देश का, सरकार वहां अब काम नहीं करती कुछ दिनों के लिए, तब तक जितने दिन तक वित्तीय आपातकाल रहेगा राष्ट्रपति का शासन रहेगा, आगे मैं बताऊंगा। चलिए, तो अमेरिका से इतनी चीजें ली गई हैं। और देखिए ब्रिटेन से क्या लिया गया, संसदात्मक शासन प्रणाली। अब देखिए ये क्या होता है, इसके पहले ही वर्ड से आपको हिंट मिल जाएगा कि संसदात्मक यानी कि संसद। अब देखिए कार्यपालिका जो कानून बनाएगी यानी कि हमारी सरकार जो कानून बनाएगी, पहले उसको कोर्ट में तो उसको पेश करना ही पड़ेगा, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर के मन में एक कानून आ गया, उन्होंने रातों रात उसको कोर्ट में डाल दिया, पेश हो गया, पास हो गया, कानून बन गया, ऐसा भी नहीं है। तो हमारे प्राइम मिनिस्टर, हमारे बाकी मिनिस्टर जो उनके यहाँ साथ काम करते हैं, ऑफिसर्स जो हैं, पहले वो एक रिपोर्ट तैयार करेंगे कि हमें कौन सा कानून लाना है और उस कानून को संसद के अंदर पेश किया जाएगा। संसद से ये पूछा जाएगा, ना कि बताया जाएगा, संसद से पूछा जाएगा कि क्या हम ये कानून ला सकते हैं, ये कानून आप लोग देखिए, विचार करिए। पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ के नेता वहां पे बैठे रहते हैं संसद में, तो वो लोग जब विचार करते हैं तो स्पीकर हमारा अनुमति देता है, तब हम उसको ले जाके कोर्ट में दिखाएंगे, तब हम कोर्ट से अब जब अप्रूव होगा तो वो कानून बनेगा। समझ रहे हैं, दो प्रक्रिया होती है, पहले हम संसद में पेश करेंगे, फिर हम कोर्ट में पेश करेंगे, फिर जब जांच हर तरफ से हो जाएगा तो वो कानून बनता है। ऐसा भी नहीं होता कि तुरंत मन में आया तुरंत कानून बना दिया। एकल नागरिकता क्या है, एकल नागरिकता का मतलब भारत के हर नागरिक को सिर्फ भारत देश की नागरिकता मिली है, ना कि भारत के किसी स्पेसिफिक राज्य की, मतलब कि किसी विशेष राज्य की नागरिकता नहीं मिली है, कि मणिपुर के लोगों को अलग नागरिकता है और जो है कि हिमाचल प्रदेश के लोगों को, असम के लोगों को अलग नागरिकता है। सबको समान नागरिकता है कि सब लोग भारतीय हैं, कहीं कहीं ये नहीं कहा गया कि ये मणिपुरी है, ये जो असमीज है, ये जो है त्रिपुरी त्रिपुरी है, ऐसा कुछ नहीं कहा गया। ठीक है, इसका यही मतलब। विधि निर्माण प्रक्रिया, इसका सिंपल मतलब ये है कि कानून बनाने की शक्ति, कानून बनाने की प्रोसेस। अब देखिए आयरलैंड से क्या क्या लिया गया, नीति निर्देशक सिद्धांत, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब संविधान का सबसे महत्वपूर्ण भाग, जिससे कि 70% संविधान इसी से जुड़ा हुआ है, इसी से बना हुआ है। इसको इंग्लिश में कहते हैं डीपीएसपी, डायरेक्ट प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज। यानी कि ये जो टॉपिक है, ये जो वर्ड है, ये जो सेंटेंस है, ये राज्य से जुड़ा हुआ है। इसमें राज्य के सारे कानून, राज्य की शक्तियां, राज्य की शक्ति विभाजन, मतलब सब कुछ राज्य के बारे में। ये नीति निर्देशकता तो अपने में इतना बड़ा टॉपिक है संविधान का कि इसी से संविधान का 70% भाग कवर हो जाता है, अब सोच लीजिए। अगेन राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की व्यवस्था, मतलब निर्वाचक मंडल वो होता है जो कि राष्ट्रपति के चुनाव को, राष्ट्रपति के शपथ को, राष्ट्रपति के हटाने की प्रक्रिया को, राष्ट्रपति का वेतन, राष्ट्रपति का निवास, सब कुछ देखने वाला निर्वाचक मंडल होता है जो कि राष्ट्रपति से संबंधित होता है। तो उस निर्वाचक मंडल में कौन कौन से सदस्य होंगे, इस बात की व्यवस्था करना, ये हमने आयरलैंड से लिया है। ठीक है, अब अगला देखिए, राष्ट्रपति जब हमारा बन जाएगा तो राष्ट्रपति के पास एक स्पेशल तरह की पावर होती है। आपने राज्यसभा का नाम सुना होगा, जिसको हम उच्च सदन भी कहते हैं। राज्यसभा में जितने भी सदस्य आप देखते हैं, सारे निर्वाचित सदस्य होते हैं, सिर्फ 12 सदस्यों को छोड़कर।
वो 12 सदस्य राष्ट्रपति के मनोनीत होते हैं, मतलब राष्ट्रपति के मन के मुताबिक होते हैं कि उसको लगता है कि ये योग्य व्यक्ति है, ये सक्षम व्यक्ति है, तो इसको राज्यसभा में भी होना चाहिए। अब वो योग्य व्यक्ति कौन कौन से हो सकते हैं? साहित्य के क्षेत्र में जो म, विख्यात कवि हो सकते हैं हमारे, कोई कला के क्षेत्र में कोई कलाकार हो सकते हैं, विज्ञान के क्षेत्र से कोई वैज्ञानिक हो सकते हैं, समाज सेवा के क्षेत्र से कोई समाज सेवी हो सकते हैं या समाज सेवक हो सकते हैं। तो ऐसे 12 लोगों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है। समाज सेवा के अलावा भी कई सारे होते हैं, ठीक है। जैसे कि खिलाड़ी हमारा एक हो गया, जैसे कि सचिन तेंदुलकर, और एक अभिनेता अभिनेत्री हो गई, जैसे कि हमारी एक थी, क्या नाम है इनका, अ, चलिए छोड़िए जाने। ऐसे कि 12 लोग 12 अलग अलग जगहों से आते हैं, जिसको कि राष्ट्रपति राज्यसभा में बुलाता है कि आइए आप राज्यसभा के सदस्य बन जाइए, और तालियों के साथ बाकी सदस्य उनका स्वागत करते हैं। कोई ये नहीं कहता कि भैया आप तो मनमानी कर रहे हैं, नहीं, उसका यही कानून है। ख्याति प्राप्त व्यक्तियों का मनोनयन, मतलब कि जो उस क्षेत्र में बहुत कुशल होते हैं, अनुभवी होते हैं, कुछ नाम कमा लेते हैं, उनको राष्ट्रपति लाता है, सबको नहीं। आइए अगले स्लाइड में चलते हैं। देखिए ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया से हमारे प्रस्तावना की भाषा ली गई है। पहले तो प्रस्तावना जान लीजिए क्या है। प्रस्तावना से ही हमारे कानून का जन्म हुआ है, ठीक है। प्रस्तावना को आप इस तरह समझ सकते हैं कि प्रस्तावना एक ऐसा पार्ट है, जैसा कि राजा लोग अपने, जैसे एक राजा दूसरे राजा को निमंत्रण भेजता है, तो वो एक स्क्रोल बार लेके आता है ना, स्क्रोल बार होता है, उसको फैलाकर खींचकर उसका मंत्री बताता है कि हमारे राजा फला फला उस राज्य के राजा हैं, आपको इनवाइट किया है या आपके ऊपर जंग का ऐलान किया है। तो वो जो पेपर टाइप का होता है, स्मॉल लेटर टाइप का, उसको प्रस्तावना कहते हैं। उसी की वजह से हमारा जो है संविधान का आगे चलकर उसी से जन्म हुआ है। प्रस्तावना में कुछ कुछ बातें दी गई हैं, जैसे कि प्रस्तावना हमारे भारत के संविधान से जुड़ी होगी, प्रस्तावना में संशोधन नहीं हो सकता, फिर बाद में कहा गया प्रस्तावना में संशोधन हो सकता है, ऐसी तमाम तरह की बातें, ठीक है। तो प्रस्तावना की भाषा मूल रूप से हिंदी में भी है और अंग्रेजी में भी है, इसमें कोई वो नहीं है, भाषा बस इसी तरह लिख दी। अब देखिए समवर्ती सूची का प्रावधान, देखिए अम, सूचियां देखिए 3 तरह की होती हैं। एक केंद्र सूची होती है, एक राज्य सूची होती है, एक समवर्ती सूची होती है, ठीक है। केंद्र सूची वो होती है कि जिस चीजों पर केंद्र सरकार को लगता है कि हमें इस पे कानून बनाना चाहिए, तो केंद्र सरकार उस पे कानून बनाती है, इसमें राज्य सरकार हस्तक्षेप नहीं कर सकती। राज्य सूची वो होती है जो कि, थोड़ा सा उसको करेक्ट कर लीजिएगा, केंद्र सूची की जगह उसको संघ सूची कहते हैं, जो कि दोनों सेम ही है। तो राज्य सूची में ये बता रहा था कि राज्य सरकार जिन चीजों पे चाहे कानून बना सकती है, लेकिन उसमें केंद्र कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता। और थर्ड हमारी आती है समवर्ती सूची। समवर्ती सूची मतलब इसको मिश्रण कह सकते हैं। इस पे केंद्र आधा 50% कानून केंद्र बनाएगी, 50% कानून राज्य सरकार बनाएगी, और दोनों का इसमें दोनों की सहमति होगी कि हाँ ये कानून सही है, ना मैं इसके विपक्ष में कुछ बात करूंगा, ना इसके विपक्ष में आप कुछ बोलेंगे, तो उसको कहते हैं समवर्ती सूची, ठीक है। चलिए देखिए जर्मनी से क्या क्या लिया गया है। जर्मनी से लिया गया आपातकाल के प्रवर्तन के दौरान राष्ट्रपति को मौलिक अधिकार संबंधी शक्तियां। अब देखिए मौलिक अधिकार हमने को पहले बताया था। हाँ, मौलिक अधिकार जो कि हमने बताया था कि हमको स्वतंत्रता है, बोलने की स्वतंत्रता है, धर्म चुनने की स्वतंत्रता है, ठीक है, और अ, नौकरी की स्वतंत्रता है, समान अवसर की स्वतंत्रता है, समान व्यवहार की स्वतंत्रता है, ठीक है। हर चीज में हमको समानता है। तो देखिए जब कभी भी आपातकाल लगता है, तो उस दौरान सरकार की शक्तियां निरस्त हो जाती हैं और राष्ट्रपति की शक्तियां बढ़ जाती हैं। राष्ट्रपति ही उस देश का सरकार हो जाता है। ऐसे में राष्ट्रपति जिसको भी सोचता है कि ये व्यक्ति हमारी देश के लिए खतरा हो सकता है, तो उसके द्वारा की गई याचिका या उसके द्वारा किए गए किसी भी केस को जो कि वो कोर्ट में करता है, वो उसे निरस्त कर सकता है। मतलब कि हम नहीं मानते कि तुम्हारी ये बात सही है, आपके द्वारा दी गई ये याचिका को हम खारिज करते हैं।
क्योंकि आपसे हमें देश को खतरा लगता है। इस तरह की शक्ति राष्ट्रपति के पास होती है। अगर आसान भाषा में कहें तो राष्ट्रपति चाहेगा तो ही आप केस कर सकते हैं, नहीं तो आप नहीं कर सकते। ये इस तरह का कानून। देखिए कनाडा से हमने क्या क्या लिया है, एक चीज मैंने छोड़ दिया। ऑस्ट्रेलिया से हमने लिया है केंद्र एवं राज्य के बीच संबंध तथा शक्तियों का विभाजन। मतलब केंद्र सरकार की क्या शक्तियां होंगी, राज्य सरकार की क्या शक्तियां होंगी, इन दोनों को बताना, ये हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। अब देखिए कनाडा में एक से मिलता जुलता कुछ आएगा, मैं आपको वहां क्लियर कर दूंगा। कनाडा, कनाडा में संघात्मक विशेषताएं। देखिए कनाडा से हमने एक एक ही दो चीज ली है, दो ही चीज को हमने तीन में कन्वर्ट कर दिया, बांट बांट के। संघात्मक विशेषताएं मतलब ये पूरी ऊपर से पूरे के पूरा केंद्र सरकार की शक्तियों, विशेषताओं, सक्षमताओं, जो भी कह लीजिए, केंद्र सरकार पे ये पूरा फोकस करता है। कनाडा से लिया गया कानून या शक्तियां। देखिए अब इसमें संघात्मक, संघ मतलब केंद्र, केंद्र मतलब केंद्र सरकार, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं वो केंद्र सरकार से हैं, ठीक है। अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास। फिर अब जो बच गए कानून हैं, जो बच गई शक्तियां हैं, वो खुद ब खुद केंद्र सरकार के पास चली जाएंगी। अगला है राज्यपाल की नियुक्ति विषयक प्रक्रिया, मतलब राज्यपाल की नियुक्ति हमने कनाडा से ली है। अब देखिए यहाँ पे एक वर्ड है संघ एवं राज्य के बीच शक्ति विभाजन, और यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि केंद्र एवं राज्य के बीच संबंध तथा शक्तियों का विभाजन। यहाँ भी शक्तियों का विभाजन हो रहा है और यहाँ भी शक्ति विभाजन हो रहा है। तब देखिए दोनों में डिफरेंस क्या है। डिफरेंस दोनों में बस इतना सा है कि कनाडा संघ को ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है, मतलब केंद्र सरकार को ये ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है, और कनाडा ये बोलता है कि केंद्र सरकार के पास ज्यादा शक्तियां होनी चाहिए राज्य सरकार से। जबकि ऑस्ट्रेलिया ये कहता है कि केंद्र सरकार के पास आधी शक्तियां होनी चाहिए कानून और बाकी मामलों में, और आधी शक्तियां राज्य सरकार के पास होनी चाहिए बाकी मामलों में। जो कि कनाडा सही लगता है, क्योंकि कुछ मामलों में राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच सहमति नहीं बनती है, तो ऐसे में केंद्र सरकार को सुपीरियर होना चाहिए। ये कनाडा से लिया गया। ऑस्ट्रेलिया क्या कहता है, ऑस्ट्रेलिया कहता है कि राज्य के पास भी उतनी शक्तियां हो, केंद्र के पास भी उतनी शक्तियां हो। तो ये चीज ऑस्ट्रेलिया के बारे में, ठीक है। देखिए दक्षिण अफ्रीका यानी कि साउथ अफ्रीका से हमने क्या लिया, संविधान संशोधन की प्रक्रिया का प्रावधान। संशोधन मतलब बोले तो अमेंडमेंट, अमेंडमेंट मतलब बोले तो सुधार। जैसे कि अब संविधान संशोधन कौन कौन से हैं। देखिए अब तक 106 संशोधन हो चुके हैं। 101वां संविधान संशोधन था हमारा जीएसटी से रिलेटेड, और लास्ट वाला 106 वाला हमारा संशोधन था कि हर क्षेत्र में महिलाओं को 33% आरक्षण मिलना चाहिए। ठीक है, संशोधन मतलब उसी कानून को सुधार में लाना, या फिर एक नया कानून, एक नया अनुच्छेद उसमें जोड़ना। एक तरह से संविधान का तो संशोधन ही हुआ। अब वो कानून को भी हटा के हम थोड़ा सा अलग कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि चुनाव की सीमा। अब जब जब देश नया नया आज़ाद हुआ था, तो भारतीयों की चुनाव की सीमा 21 साल रखी गई थी। बाद में इसे कन्वर्ट करके, इसमें संशोधन करके इसे 18 साल कर दिया गया। सेम उस समय जो है आ, पुरुषों और स्त्रियों के विवाह की आयु सीमा भी अलग थी। उस समय उस समय लड़कियों की उम्र 14 साल थी और लड़कियों की 18 साल थी। अब जो कि बढ़ा के लड़कों का 21 साल और लड़कियों की 18 साल कर दी गई है, ठीक है। तो ये था संशोधन से रिलेटेड, जो कि हमने दक्षिण अफ्रीका से लिया है। रूस से हमने क्या लिया है, मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान। अब देखिए दो चीज आती है। एक मैंने आपको यहाँ हमने बताया होगा, ये देखिए, ये जो है मौलिक अधिकार है और ये जो है मौलिक कर्तव्य है। अधिकार जो हमारे पास पर्सनल होते हैं, कर्तव्य जो हम सबको करना होता है, समझ गए। तो मौलिक अधिकार कौन कौन से मैंने बताया आपको, कि धर्म की स्वतंत्रता, बोलने की स्वतंत्रता, ठीक है, और ये क्या, नौकरी की स्वतंत्रता, व्यवहार की स्वतंत्रता, ये सब हमारी दो मौलिक अधिकार है। मौलिक कर्तव्य हमारे क्या क्या हैं, देश के प्रति इज्जत सम्मान करना, देश के झंडे के प्रति इज्जत सम्मान करना, संविधान के प्रति आदर सम्मान करना, ठीक है, देश की हमारी जो भी चीजें उन सभी की इज्जत करना। एक तरह से ये मौलिक कर्तव्य हो गया। मौलिक कर्तव्य कुल 10 थे 42वें संविधान संशोधन 1976 तक, ले 1906, हाँ 1946 तक, सॉरी नहीं 1976 तक।
42वें संविधान संशोधन 1976 तक 10 ही मौलिक अधिकार थे और 2002 के संशोधन में 11वां मौलिक अधिकार जोड़ा गया। जापान से हमने क्या लिया है? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। सेम ऐसा मतलब ये चीज़ है कि सरकार जो चाहे जिस चीज़ में वो कानून नहीं बना सकती, सरकार को संविधान के मुताबिक चलकर ही कानून बनाना होगा। तो इसका यही मतलब होता है। मैंने सोचा था कि बहुत छोटी वीडियो होगी लेकिन बहुत लंबा हो गया बताने में। तो ये वीडियो इसी को यहीं पे ख़त्म करते हैं। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। मैंने कुछ बढ़िया से डिटेल में समझाने की कोशिश की है। तो सो इफ़ यू थिंक आई कैन बी अ टीचर देन प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। अगर आप लोगों को लगता है कि मैं एक टीचर बन सकता हूँ, मेरे पढ़ाने की क्षमता है कुछ ऐसी, तो प्लीज़ मेरे सब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइबर्स बहुत कम है, क्या बोलूँ मैं। खैर, तो इस वीडियो में आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। शब्बा खैर। अपनी अपना अपने अपना सुरक्षित रहें और सलामत रहें। अपने घर वालों, अपने माँ बाप को सलामत रखें, उनकी इज्जत करें। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय।